बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाली रायबरेली और अमेठी सीट एक तरफ कांग्रेस की नाक का सवाल बन गई है, वहीं बीजेपी भी इन दोनों सीटों पर जीत हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। अमित शाह ने रायबरेली में हुंकार भरते हुए कहा कि रायबरेली अब परिवर्तन चाहती है। चुनावी सभा से पहले अमित शाह ने समाजवादी पार्टी के रायबरेली ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे को भी बीजेपी ज्वाइन करवाई। वहीं अमेठी में राहुल और अखिलेश यादव की साझा रैली में राहुल गांधी ने एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से जारी है। एक तरफ बीजेपी है जो जीत का दम भर रही है और बड़े नेताओं के जरिए कहा जा रहा है कि अमेठी और रायबरेली में परिवर्तन अब जनता की कोशिश है, जनता चाहती है परिवर्तन। वहीं कांग्रेस इमोशनल कार्ड खेल रही है। इंडिया गठबंधन एक साथ है, यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं और पूरे सपोर्ट के साथ एक बार फिर से चुनाव जीतने की कोशिश हो रही है और ये दावा भी हो रहा है कि हाँ, जीता जाएगा। एक बार राहुल गांधी इन सब के बीच में किस तरीके से जीत का दम भर रहे हैं या फिर कैसे बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं, एक बार सुनिए आप। नरेंद्र मोदी जी ने जवानों को मजदूर बनाया। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहली बार जवानों को नरेंद्र मोदी ने अग्निवीर योजना के माध्यम से मजदूर बनाया। उनको 3 साल के बाद 3 साल के बाद बाहर कर देंगे। 2 अलग अलग तरीके के शहीद, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। एक को पेंशन मिलेगी, दूसरे को नहीं मिलेगी। और अगर आप आज देखें, जो लोग पहले सड़कों पे दौड़ते थे वो आज नहीं दौड़ते हैं, क्योंकि वो अग्निवीर नहीं बनना चाहते हैं, वो नॉर्मल जवान बनना चाहते हैं। मैं आपको कह रहा हूं, जैसे ही सरकार बनेगी, अगर 4 जून को बने, 4 जून को अग्निवीर को उठा के हम कूड़ेदान में फेंक देंगे। राहुल गांधी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि 4 जून को जब हमारी सरकार बनेगी तो हम अग्निवीर योजना को कूड़ेदान में फेंक देंगे, यानी कि इस योजना को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, क्योंकि युवा बहुत ज्यादा निराश हैं, नाराज हैं। वहीं रायबरेली में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर किस तरीके से हमला बोला है और परिवर्तन की बात कही है, सुनिए आप। वो कह रहे हैं कि रायबरेली और अमेठी की सीट हमारे परिवार की सीट है। आज मैं पूछने आया हूं, किसने विल में दी भाई सीट? ये सीट किसी परिवार की नहीं है, रायबरेली और अमेठी के गरीब युवाओं का सीट है। जो रायबरेली वाले चाहेंगे, अमेठी वाले चाहेंगे, वो ही संसद में जाएगा। मुझे बताओ आप लोग, आप इस बात से सहमत हो कि आपकी सीट परिवार की सीट है? ये लोकतंत्र है। परिवार का कोई सीट नहीं होता। जो संकट में साथ रहता है, जो विकास करता है, वो ही सीट पर जीत कर आता है। आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। कांग्रेस के गढ़ में बीजेपी सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। अमेठी, वहां तो बीजेपी स्मृति ईरानी से पहले ही जीत गई हैं और इधर रायबरेली में भी अब परिवर्तन की बात गृह मंत्री अमित शाह ने कह दी है। अरविंद सर, जो हालात अभी के लग रहे हैं, एक तरफ तो एनडीए 400 पार का दावा कर रही है, इधर इंडिया अलायंस की अपनी अपनी कोशिशें हैं। हालांकि टूट भी हुई, बिखराव भी हुआ, नेता इधर उधर भी चले गए, कुछ ने साथ छोड़ दिया। बावजूद इसके जो नेता मंच से बोल रहे हैं, गरज रहे हैं और कह रहे हैं परिवर्तन तो होकर रहेगा, लेकिन अमित शाह तो कह रहे हैं रायबरेली मांग रही है परिवर्तन। नहीं, ये पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के खिलाफ बोलेंगी, एक दूसरे के बात काटेंगी, अपना पक्ष पर रखेंगी। और उत्तर प्रदेश में 80 सीट जीतने का लक्ष्य लेके बीजेपी ने काफ़ी मेहनत की है, क्योंकि उसको बढ़ने वाली जो जगह हैं हिंदी पट्टी में, तो उत्तर प्रदेश सबसे प्रमुख दिखाई देता है, तो उसने काफ़ी मेहनत की है। और अमेठी रायबरेली को खासतौर पर निशाना बनाया गया, क्योंकि अमेठी पिछली बार स्मृति ईरानी जीत गई थी, तो और अमेठी से इस बार सोनिया जी नहीं लड़ रही हैं। तो इन सब चीज़ों का लगातार कोशिश की गई है, लेकिन इन दोनों का इन्हीं का नहीं, मैं कहूँगा सुल्तानपुर का भी। आप देखिए, इस बार भी वहाँ से मेनका लड़ रही है।
तो अपने पति का नाम ले रही हैं और कितनी बार गांधी परिवार जीता और कितनी बार, तो ये एक इमोशनल कनेक्ट अलग किस्म का बना हुआ है जो जाति धर्म इलाके की भावना इन सब से थोड़ा अलग है। और अभी भी मुझे लगता है कि अगर आप कैंपेनिंग को देखेंगे तो आपको स्मृति ईरानी और प्रियंका के कैंपेनिंग के स्टाइल में एकदम फर्क दिखाई देगा। प्रियंका किसी घर में किसी की रसोई में घुस जाती हैं, किसी के पलंग पे बैठ के बहुत इनफॉर्मल ढंग से घर की सारी, तो लोग एक तरह से कनेक्ट फील करते हैं। अब ये है कि ऐसे लोगों की संख्या कितनी बची हुई है या ऐसे लोग क्या राहुल के हारने से किसी किस्म का पछतावा महसूस कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि बहुत मुस्तैद रही हैं स्मृति ईरानी, लेकिन स्मृति ईरानी को लेकर लोगों की ये शिकायत भी है कि बाहरी भी हैं, बोलने में ज़्यादा तेज हैं, कई दफे कार्यकर्ताओं को डांटती भी। किशोरीलाल का रिकॉर्ड ये है कि किशोरीलाल को कोई दो बात सुना के चला जाता, क्योंकि वो ये लगता था कि किशोरीलाल तो वहाँ के कर्मचारी हैं और उनको सब कुछ करना ही करना है। किशोरीलाल वहाँ के लिए घर घर में परिचित नाम है, गांधी परिवार नेहरू परिवार का भी परिचय है। इसकी लड़ाई दिलचस्प है। हम सब लोग बार बार अमेठी रायबरेली घूम के हम भी इसलिए पहुँचते हैं कि वो लड़ाई महत्वपूर्ण है और अलग तरह की लड़ाई है। जो सामान्य लड़ाई और जगह चल रही है कि फला जाति इतनी है और वो इतनी है, यहाँ कार्यकर्ताओं की पहुँच कैसी है। और बीजेपी को आमतौर पे उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी लीड मिली हुई थी। इस दफे बीजेपी की जीत काफ़ी बड़ी हुई थी। इन दोनों कंस्टिट्यूंसी में रायबरेली को मान लीजिए जीती ही थी सोनिया जी, अमेठी में भी बहुत मार्जिन कम था, तो इसलिए यहाँ की लड़ाई ज़्यादा दिलचस्प पिछली बार भी थी, इस बार और ज़्यादा है। तो अब देखते रहना है, चुनाव तो बहुत बड़ा वक्त लगा है, लड़ाई बड़ी है, लेकिन जिस तरह से अमेठी मेहनत कर, हाँ जी जी अपनी बात पूरी कर लें आप। जिस तरह से बीजेपी लड़ती है वो भी दिलचस्प है। जिस तरह से मंत्री से लेके प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सारे लोग लगे हुए, लेकिन कई बार हार भी तो जाते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव आप याद कर खाली लीजिए, खाली खाली लेकर उसी चुनाव जीतता नहीं जाता। ठीक है, एक तरफ पूरी जान लगाई हुई है बीजेपी ने, राहुल लाल जी, और अब दूसरी तरफ इंडिया अलायंस भी अपनी ताकत आजमा रही है। लेकिन अमेठी और रायबरेली 2 सीटों पर निगाहें सभी की हैं। देखिए रचना जी, अगर मैं रायबरेली की बात करूं तो रायबरेली में जो मामला है, क्योंकि सोनिया गांधी ने जब पत्र लिखा था और उसके बाद अभी वहां पे राहुल गांधी लड़ रहे हैं, तो रायबरेली में ज्यादा संकट की स्थिति नहीं है। वैसे भी अगर हम लोग देखें तो जो पांडे जी नहीं, ज्यादा संकट की स्थिति नहीं है या फिर बिल्कुल भी संकट नहीं है, दोनों बातों में फर्क है। देखिए बीजेपी चूंकि बहुत ज्यादा एग्रेसिव होती है अपने कैंपेन में लेकर, तो ये कह देना कि मामला बिल्कुल एक पक्षी होगा, ये एक अतिशयोक्तिपूर्ण स्थिति हो जाएगी। लेकिन वो सीट अभी भी जो है कि वो आराम से सुरक्षित सा मुझे दिख रहा है, क्योंकि मैं वहां पर गया हुआ था। लेकिन रचना जी, सबसे इंटरेस्टिंग चीज, जब 3 मई को यहाँ पे किशोरीलाल शर्मा नामांकन पत्र दाखिल कर रहे थे, तो उस समय कांग्रेस खेमे में बिल्कुल मायूसी थी। और ये तमाम तरह से, चूंकि मैं वहां पे लगभग 5 मई को पहुंचा हूं, तो उस समय तक भी हमने देखा है वहां पे कि वो चुनाव कांग्रेस का बिल्कुल डाउन था और स्मृति ईरानी काफी आगे चल रही थी। लेकिन पिछले उसके बाद 6 मई से जिस तरह से प्रियंका गांधी वहां पे पहुंची है और उनका जो डोर टू डोर कैंपेन चला है वहां पे, और वहां पे आप देखिए कि फिर बीजेपी ने भी ताकत लगाया। अगर आज ही के संदर्भ में देखें तो लगातार जो है कि गृह मंत्री जी भी है वहां पे, तमाम जो है कि अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सब लोग वहां पे लगे हुए हैं, कांग्रेस के खेमे में भी लोग लगे हुए हैं। तो जो अमेठी का चुनाव है वो एकदम बिल्कुल कांटे के टक्कर की स्थिति में आ गई है। हम लोग 3-4 मई के आसपास जो सोच रहे थे कि किशोरीलाल शर्मा जो है कि चुनाव कैसे लड़ पाएंगे, वहां पे तो लोग राहुल गांधी या प्रियंका गांधी को खोज रहे थे, तो वो स्थितियां बदली है और वहां पे एक कांटे के टक्कर की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आप इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पहले एक तरफा मुकाबला लग रहा था, अब कांटे की टक्कर नजर आ रही है। हिमांशु जी, क्या ऐसा होता है क्या? क्योंकि स्मृति ईरानी को बीच बीच में देखा जाता रहा, वो अमेठी जाती रही, लोगों से मिलती रही, घर अपना बना लिया, गृह प्रवेश वहां पर किया, पूजा की, लोगों के बीच में बनी रही, चाहे हार गई थी या फिर जीत गई थी तो भी। इधर प्रियंका गांधी अब जब चुनावी माहौल है उसके बीच में जाकर कांग्रेस के अलग अलग नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं। क्या वाकई कांटे की टक्कर ऐसे होती है? कांटे की टक्कर ऐसे तो नहीं होती, मगर हर एक का अपना अपना ख्याल है। मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करूंगा। देखिए, कांटे की टक्कर तब होती है जब दोनों पिछले 5-10 साल में वहीं। हिमांशु जी, आपका वीडियो ऑडियो फिर से फ्रीज हो गया है, इसे ठीक कराने की कोशिश करते हैं।
शायद नेटवर्क इशू है जो बार बार आज हम फेस कर रहे हैं आपकी साइड से। प्रोफेसर मनोज का मैं रुख कर लेती हूँ। प्रोफेसर मनोज, एक तरफ तो राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की चर्चा थी स्मृति ईरानी के सामने, एंड मोमेंट पर केएल शर्मा का नाम सामने आ जाता है और वो खुद अनअवेयर होते हैं इस चीज से। जैसे ही मीडिया कर्मी सवाल पूछते हैं वो कहते हैं नहीं ऐसी कोई जानकारी मेरे पास नहीं है। स्मृति ईरानी भले ही लोगों के बीच में जाती रही, लेकिन केएल शर्मा 35 से 40 सालों तक वहां के लोगों के बीच में कनेक्ट बनाए हुए, और प्रियंका गांधी जैसा कि दावा कर रही थी कि गली गली मोहल्ले को, हर एक घर को जानते हैं, नाम से पहचानते हैं। काम करेगा क्या ये फैक्टर? मनोज जी अनम्यूट कीजिए खुद को। मनोज जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। मनोज जी आप सुन पा रहे हैं? मनोज जी तक भी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। राहुल जी आप जवाब देना चाहेंगे इस सवाल का? ना, मैं वही चीज कह रहा हूँ कि देखिए जो अमेठी की स्थिति है, देखिए अमेठी में जैसा आपने बताया कि 1983 से वहां पे किशोरी लाल शर्मा जो है कि वो कार्यभार संभाल रहे थे। देखिए किशोरी लाल शर्मा वहां पे तमाम लोगों से जो है कि मिलते हुए रहे, एक लंबा पीरियड उन्होंने भी व्यतीत किया, लेकिन काफी लो प्रोफाइल होकर व्यतीत किया। तो यही कारण था कि वहां पे लोगों की, चूंकि वहां पे गांधी परिवार सीधे सीधे प्रतिनिधित्व करता रहा, राहुल गांधी सीधे चुनाव लड़ते रहे, इसलिए उस समय लोगों की इच्छा थी कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी में से कोई। जब रायबरेली में हम लोग देख रहे थे कि खुशी की लहर थी, और यहाँ पे किशोरी लाल शर्मा थे तो वो लोगों की अपेक्षा के अनुसार खड़े नहीं थे उस टाइम पे। लेकिन जिस तरह से बाद में लोगों को लगा कि पूरा का पूरा गांधी परिवार उनके साथ खड़ा है, और प्रियंका गांधी ने जिस तरह से वहां पे नुक्कड़ सभाएं की, देखिए आज अगर हम लोग राहुल गांधी और अखिलेश की रैली देख रहे हैं, वो बड़ी विशाल जो है कि सभा हम लोग देख रहे हैं। लेकिन प्रियंका गांधी का जो चुनाव प्रचार का वो दिन भर में जो 12-13 कैंपेनिंग करती है, जिसको मैंने दिन भर वहां पे जाके 2 दिन बिता के मैंने देखा भी, तो वो बिल्कुल एक अलग सा चीज होता है कि आप बोलते भी हैं, सामने वाले को सुनते भी हैं, कई लोगों को गुस्सा होता है, फिर वो उनको उसका उत्तर भी देती हैं। तो ये पूरा एक सवाल जवाब के शैली में मैंने उस चुनाव प्रचार को देखा, और वही कारण है कि यह मुकाबला जो कि वन साइडेड था रचना जी, वो वन साइडेड से एक टक्कर वाले मुकाबले की स्थिति में ये चुनाव बदला है। टक्कर हो गई है, ये भी अच्छी बात है। अगर आमने सामने की टक्कर दिखती है तो भी अच्छी बात है कांग्रेस के लिहाज से, क्योंकि एक तरफा पहले मुकाबला लग रहा था जैसे कि आप दावा कर रहे हैं। लेकिन अरविंद सर, बार बार जहन में यही सवाल आता है, प्रियंका इतनी बढ़िया वक्ता हैं, इतना बढ़िया वो बोलती हैं, जब वो बोलती हैं तो सुनने का दिल करता है, चाहे वो इमोशंस हो, चाहे वो अग्रेशन हो, या फिर अपनी बात रखने की ऑथेंटिसिटी हो। प्रियंका का कोई जवाब नहीं, लेकिन फिर भी अगर इलेक्शंस में ना उतरें, जिस तरह अमेठी और रायबरेली से राहुल और प्रियंका के उतरने की खबर थी, निराशा पार्टी कार्यकर्ताओं में नहीं होती होगी क्या? निश्चित रूप से होती होगी, और निश्चित रूप से अगर कांग्रेस के पास ये हथियार है, और चुनावी हथियार है, क्योंकि चुनाव में वो इस्तेमाल हो रही, तो उसका इस्तेमाल सीधे मैदान में उतरने में भी होना चाहिए था। लेकिन एक बात ये भी है कि पॉलिटिक्स को अभी हम लोग सिर्फ जीत हार वाली पॉलिटिक्स तक सीमित न करें। संगठन का काम काफी कुछ होता है, और उसमें अकल वाले लोगों का, संपर्क वाले लोगों का, हर तरह के व्यवहार वाले लोग, सबकी जरूरत रहती है, और सबका लाभ घाटा होता है। बीजेपी को यही एडवांटेज है कि उसके पास इस किस्म का काम बिना चुनाव मैदान में उतरे करने वालों की बहुत बड़ी फौज है संघ की, जो उसको अनपेड, जिसके लिए न उनको कोई खर्चा करना है, न जिसके लिए कोई पावर शेयरिंग करनी है जिससे किसी किस्म की, इसके बावजूद वो सारे लोग पूरी ताकत से लग जाते हैं। तो अगर कांग्रेस में भी इस किस्म के 2-4 लोग रहें जो काफ़ी मेहनत करें, और जिनकी इमेज हो, जिनके बारे में सबकी राय अच्छी हो, और वो चुनाव न लड़ें सीधे खुद से, तो कोई हर्ज नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि खुद प्रियंका की मर्जी क्या है। असल तो ये है कि उनका अपना क्लेम क्या है, उनकी अपनी मर्जी क्या है, उनके परिवार की मर्जी क्या है। उनके परिवार में सब लोग हैं, 3 तो यही नेहरू गांधी परिवार के, फिर उनका पति, बाल बच्चे, अब तो वो बच्चे भी उनके बड़े हो गए हैं, तो इसलिए उनके फैसले को सब तरफ से सोचना और चाहिए। इस फैसले के पीछे हो सकता है कोई नई स्ट्रेटेजी रही हो, या फिर कोई मास्टर स्ट्रोक जिसका इंतजार कांग्रेस कर रही हो। हमें तो उस दिन यही लग रहा था कि उनको नहीं अगर उतारा गया, तो एक बम छोड़ दिया गया है खाली, जो बनारस का नॉमिनेशन क्लोज होने तक टिक टिक करता रहेगा, और
हो सकता है कि प्रियंका बनारस, लेकिन वो बम नहीं फूटा, हाँ वो नहीं फूटा, वो बम कोई नहीं और फूटा, स्ट्रेटेजी वो कांग्रेस की, इसका वजह मतलब से है। कर रहे हैं। मेरे साथ रायबरेली से इंडिया न्यूज संवाददाता आनंद सिंह भी जुड़ गए हैं। आनंद, चूंकि अमेठी रायबरेली लगातार प्रचार हो रहा है और लोगों की निगाह बड़ी ज्यादा है, अभी मैं अमेठी से राहुल गांधी को सुन रही थी, उनका ये कहना था जब मैं 12 साल का था तब मैं यहाँ पर आया था, 42 साल पहले का उन्होंने जिक्र किया, और कह रहे थे कि जो भी राजनीति में मैंने सीखा है वो मैंने अमेठी की जनता से सीखा है, और यहाँ सड़कें नहीं थी, कोई विकास नहीं था, मैंने अपनी आंखों से अमेठी और मेरे पिता का रिश्ता, उन्होंने राजीव गांधी का जिक्र किया और इमोशनल ये मैसेज है, कह रहे हैं कि मैंने अमेठी और अपने पिता का रिश्ता देखा और वही मेरी भी राजनीति है। तो अमेठी की जनता से वो ये कह रहे हैं कि आप ये मत सोचिएगा कि मैं रायबरेली से चुनाव लड़ रहा हूं, मैं तो अमेठी का ही था, हूं और रहूंगा। इसका मतलब क्या है? टिकट तो रायबरेली से मिला है, चुनाव वो रायबरेली से लड़ रहे हैं, लेकिन अमेठी में ये इमोशनल मैसेज क्या केएल शर्मा के लिए? जी, जिस तरह से जब से राहुल गांधी का कैंडिडेचर अनाउंस हुआ था रायबरेली से, तो तमाम तरह की अटकलें थी कि कांग्रेस ने केएल शर्मा, जो कि उनके परिवार के साथ करीब 40 साल से एसोसिएटेड थे, उनको उन्होंने टिकट दिया है। मगर जिस तरह से उसके बाद से लगातार प्रियंका गांधी हैं या फिर राहुल गांधी, और जिस तरह से इन लोगों ने कैंपेन किया है रायबरेली और अमेठी में, और खास करके हम पहली चिट्ठी का जिक्र करेंगे जो सोनिया गांधी जी ने फरवरी में लिखी थी रायबरेली के लिए, कि कैसे रायबरेली की जनता हमेशा से उनके लिए एक परिवार रही है और कैसे यहाँ के लोगों ने उनको अपने परिवार का एक अभिन्न अंग मांगना है। और उसी तरह उन्होंने ये भी लिखा था कि उनका जो परिवार है दिल्ली में वो अधूरा रहता है अगर रायबरेली के लोगों से वो नहीं मिलती है। मैं देख रही हूँ आपके पीछे काफी ज्यादा भीड़ लोगों की और बड़ी हलचल है, ये हलचल क्यों है? और कुछ लोग रुक भी गए हैं आपको बोलते हुए सुनकर, उनसे बात कर लें आप। जी, चूंकि यहाँ पे अभी राहुल गांधी और अखिलेश यादव की रैली भी है और वहाँ पे सोनिया गांधी और ये सारे आएंगे, तो पहली रैली है सोनिया गांधी जी की यहाँ से इस चुनावी माहौल में, तो अभी वो सारे लोग जो हैं ये सारे लोग वहीं जा रहे हैं। तो अभी हम कुछ लोगों से बात भी करेंगे यहाँ पे और बताएंगे कि माहौल किस तरह का है। क्या नाम है आपका? अभय, इतने लोग आ रहे हैं यहाँ पे, रायबरेली से इस बार राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, तो कितने वोटों से? 5 लाख वोटों से जीतेंगे। 5 लाख वोट से? ऐसा क्यों लग रहा है आप? ऐसा आप खुद देख लीजिए, देखिए कितना जन सैलाब है। मगर बीजेपी और प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं यहाँ कुछ काम ही नहीं हुआ था, अमित शाह कह रहे हैं। काम हुआ यहाँ पे, एम्स ले लीजिए, यहाँ इधर यहाँ एम्स है और इधर रेल कोच है, एम्स है, बहुत से याद है। और हमारे उधर के सारे लोग रेल कोच में काम करते हैं, पूरा जन रेल कोच जाता है, ये बताइए। और हम लोग को पढ़ाई का इतना प्रॉब्लम पड़ रहा है आर्मी में, हम लोग अभी मेरे पैर देख लीजिए, मैं 4 साल का हो गया हूँ, 4 साल की भर्ती हो गई है। अब बताइए हम लोग क्या करेंगे? तो अग्निवीर को आप गलत मानते हैं जो सरकार? अग्निवीर को गलत। आपका नाम? हमारा नाम इंद्रमणि यादव है। क्या लग रहा है इस बार रायबरेली में? रायबरेली में राहुल गांधी जीतेंगे। तो कहा भी जा रहा है कि रायबरेली से जो जीतेगा वो यहाँ का प्रधानमंत्री बनेगा देश का, इसको कैसे? अब की प्रधानमंत्री पक्का, राहुल गांधी पक्का अब की प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है सर। आप लोगों के इश्यूज क्या है यहाँ पे? राहुल गांधी की सरकार बनेगी, बस मैं इतना जानता हूँ। मोदी अब की चला जाएगा। भाई साहब, आपका नाम? अवधेश कुमार। क्या लग रहा है इस बार रायबरेली अमेठी का माहौल? इतना जन सैलाब उमड़ पड़ा है राहुल गांधी को जिताने के लिए। राहुल गांधी 5 लाख वोट